अच्छा जी, अटेंडेंस स्टार्ट कर रहे हैं। मैं जिनके नाम ले रहा हूँ 16 कैंडिडेट्स 15 है मुझे मिला के, 16 हो गए मुझे। अच्छा, साद बिन मुजाहिद, साद बिन मुजाहिद नहीं है। फिजा इसहाक, ठीक है, प्रेजेंट है। और मोहम्मद फैसल, ओके प्रेजेंट। अलीना फहीम, ओके प्रेजेंट। मोहम्मद मुस्तफ़ा प्रेजेंट है, ठीक है। मुस्तफ़ा हसनैन ये प्रेजेंट है। और मोहम्मद उमर खान, प्रेजेंट सर। सही है, प्रेजेंट है। मोहम्मद शगील, मोहम्मद शगील, ठीक है, प्रेजेंट है। मुस्तफ़ा ने नाम लिख दिया अपना, हसनैन, ठीक है, प्रेजेंट है। यही है मुस्तफ़ा। फरिया फैसल, ठीक है, प्रेजेंट है। अर्श मोमिन, अर्श मोमिन, अर्श मोमिन नहीं है। शेख मोहम्मद उमर शाहिद, प्रेजेंट सर। सही। शेख आयशा शाहिद, ठीक है, प्रेजेंट है। ज़कवान आबिद, प्रेजेंट सर। सही। मोहम्मद असद सनाउल्लाह, ठीक है, प्रेजेंट। जुबैर अख्तर, ठीक है, प्रेजेंट है। हमजा कंवल, हमजा कंवल, हमजा कमाल, सही है, प्रेजेंट है। हाफिज मोहम्मद जफीर, सही है, प्रेजेंट है। मोहम्मद उमर सिद्दीकी, उमर सिद्दीकी, मोहम्मद उमर सिद्दीकी नहीं है। और सैयद मोहम्मद तकी रजा, सैयद मोहम्मद तकी रजा। अच्छा जी, मैं अटेंडेंस का बता रहा हूँ कि जो कि दूसरे सेशन में एब्सेंटीज हैं उनके नाम बता रहा हूँ। साद अर्श मोमिन, मोहम्मद उमर सिद्दीकी और एसएम तकी रजा, ये लोग एब्सेंट है। बाकी इसके अलावा प्रेजेंट है। शरीर की प्रेजेंट लगा दी बिल्कुल। अच्छा जी, क्लास का आगे कंटिन्यू करते हैं। आप लोगों ने वो फेसबुक ग्रुप पे कर दिया था? अब कुछ नहीं देखता हूँ कमेंट्स, कुछ आया हो सकता है। अच्छा, इसमें आए उमर खान का नाम आया, एक ही नाम आया उमर खान, कैसे में लिखने का उमर खान, ठीक है। और कोई कमेंट है आप लोगों का? उमर खान 10619,
अच्छा उमर, आप बनना चाह रहे हैं सीआर? उमर खान। यस सर, बन जाऊं फिर भी सही है, नहीं बन जाऊं फिर भी सही है। बस यही होना चाहिए, ये अच्छे आदमी की निशानी है ना। यस सर। ख्वाहिश नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर बन जाए तो भी ठीक है, और नहीं बनने तब भी ठीक है। ख्वाहिश होना भी सही है, ख्वाहिश होना भी बुरा नहीं है, एक जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर वो वोटिंग का तो मैंने करवाई थी ना, किसी ने वोट ही नहीं दिया, इनबॉक्स ही खाली है। तो कह रहे मुस्तफ़ा के वोटिंग करा लें। वोटिंग तो मैं खोली हुई थी यहाँ पर, वोटिंग वोटिंग तो हो रही थी यहाँ, सिर्फ एक ही वोट आया है, वो जीत गए उमर खान। कोई वोट ही नहीं है इनके हक में, तो नहीं इनके। है सर, उमर खान कोई वो सर, कोरिया में इलेक्शन होते हैं ना, खुद ही अपने आप को वोट देता है, वो अलग होगी। आपने तो खैर नहीं दिया, ये फैसल ने दिया है आपको, शरीन ने भी दे दिया। सर काफी अननोन बच्चे भी हैं, इसलिए जानते नहीं है किसी हाँ, को। ये भी प्रॉब्लम हो सकता है कि अननोन हो, पता ना हो। ठीक है। उमर, आप किसी पहले से यार बन चुके हो किसी कोर्स में? यस सर, मैं 2-3 कोर्सेज में बन चुका हूँ। पहले फर्स्ट सेमेस्टर में भी था। अच्छा, और रवि तैयब थे हमारे टीचर। सही है। कौन से कोर्स में थे आप? एंड्रॉइड पढ़ाते शायद में कुछ, मोबाइल कम्युनिकेशन। पीएफ में था सर, डबल आईसीटी में था। अच्छा, सही है। ठीक है, बस फिर आप सीआर के लिए आप ही को नॉमिनेट करते हैं, तो आप सीआर हो गए क्लास के, ठीक है। अच्छा, आप जो है ना अपना अपना मतलब ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर भी यहाँ पोस्ट कर दीजिएगा आप। ओके सर। उमर उमर भी अब आपसे उमर खान 10619 आपका। उमर यू से है ना? ये फेसबुक ग्रुप पे यस किसके नाम सर। से, ओ से ओ यू से? देखता हूँ सर। ओ यू से तो इसने डिटेक्ट नहीं किया आपको। हाँ, ओ से है, यही है ना? यस सर। अच्छा, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप बनाना चाहो तो बना सकते हो, और जाके आप क्लास के मेंबर सारे कम्युनिकेशन कर सकें, लेकिन मुझे नहीं रखना उस ग्रुप में। लेकिन अपने एंड पे आप बना लो, ताकि इश्यूज कोई भी हो तो आप मुझसे कम्युनिकेट कर लेना, कोई हो तो मैं फिर इसको देख लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने पोस्ट कर दिया। आप भी अपना जो है ना कॉन्टैक्ट को पोस्ट कर देना यहीं पर ही, उमर, फेसबुक ग्रुप पे। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप अगर आप बनाना चाहो तो, अगर सारे स्टूडेंट्स बना लो तो अच्छा है। वैसे अगर अगर स्टूडेंट्स उसमें आना चाहें तो वो भी आप ही उसका लिंक भी रख देना फेसबुक ग्रुप पे, ताकि जो आना चाहे उस पर वो आ सके। मैंडेटरी ओके नहीं है, सर। मैंडेटरी जो है ना, मतलब मेरे लिए कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म तो फेसबुक ही है, लेकिन अपने एंड पर आप जो सीआर बनाएंगे ना, वो एक ऑफिशियल समझे एक तरह की चीज होगी। तो सीआर को अगर व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं तो उसमें अगर आप लोग इजी रहते हो तो वो उसको आप ज्वाइन कर लेना, ठीक ओके सर। है। चलिए जी, ये तो हमने काम कर लिया आज, सीआर की सिलेक्शन का काम हो गया, और कंटिन्यू करते हैं लेक्चर। जहाँ तक हमने किया कर लिया था तीनों बसेस के बारे में, एड्रेस बस, डेटा बस, कंट्रोल बस। तो एग्जाम्पल यहाँ पर एक दिए हुए हैं कि फॉर एग्जाम्पल, चाहिए इस एग्जाम्पल में तो खैर काफी टेक्स्ट लिखा हुआ है, आप लोग भी पढ़ लेना। इसमें लिखा क्या है वो बता देता हूँ कि देखो, रैम को जो है ना, रैम तो बिल्कुल डम डिवाइस है, तो उनको प्रिसाइजली बताना पड़ता है प्रोसेसर को कि भाई कि किस रैम की किस लोकेशन के ऊपर क्या करना है। इसकी एग्जांपल यहाँ पर दी है, जैसे फॉर एग्जांपल
अगर किसी कोई ऐसा आदमी है जो कि यानी कि पढ़ा लिखा नहीं है इतना, अनएजुकेटेड सर्वेंट है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है अनएजुकेटेड सर्वेंट, उससे आप कह रहे हैं जाके भाई एक लाइब्रेरी से एक बुक निकाल के ले आओ। अब उसको बुक का नाम भी नहीं बता सकते आप, क्योंकि वो पढ़ नहीं सकता, तो आप कैसे बताओगे उसको? तो उसमें लिखा है जैसे ऐसे बताओगे कि जो है आप जो है किसी बिल्डिंग में जाओ और वहाँ उस बिल्डिंग के जाके जो है ना, जो सेकंड अलमारी है उस अलमारी में जाओ, वहाँ पर जो ऊपर की टॉप से जो 5वीं किताब रखी हुई है उसको निकाल के ले आओ, ठीक है? तो वो बुक जो है ना वो फिर सब पढ़ लेंगे, मतलब वो बुक जो है हमें चाहिए। तो वो आपने जैसा जैसा बताया होगा कि वो लाइब्रेरी में जाएगा, उस शेल्फ पे जाएगा, उस शेल्फ पे जाके वो ऊपर से 5वीं किताब जो है वो उठा के ले आएगा। तो इस तरह से ना प्रोसेसर भी बता रहा होता है रैम को कि भाई मुझे रैम की कौन सी लोकेशन पे जाके क्या करना है, ठीक है? यानी कि रैम बिल्कुल डम डिवाइस है, उसको नहीं पता, बिल्कुल आइडिया नहीं होता, लेकिन वो प्रोसेसर बताता है उसको कि भाई मुझे इस एड्रेस पे जाके राइट करना है या इस एड्रेस से जाके रीड करना है। बस ये एग्जांपल लिखी थी जिसको मैंने थोड़ा सा बता दिया आपको। और ये डायमेंशंस है रैम की, ठीक है? तो रैम के मतलब ये सारे सेल्स हैं, इस तरीके से रैम होती है डिस्ट्रीब्यूटेड। और ये पूरा साइज ऑफ जो मेमोरी है वो यही होता है कि अगर आप सबको टोटल कर लोगे, सारे सेल्स को टोटल कर लोगे तो मेमोरी का साइज निकल आएगा, ठीक है? तो अगर 8 बिट का भी होता है, 8 बिट का होगा तो 8 बिट्स होंगे एक सेल में। अगर 16 बिट की रैम होगी तो 16 बिट्स होंगे एक सेल में, ठीक है? 32 बिट की रैम होगी तो 32 बिट्स होंगे एक सेल में। आजकल 64 बिट की रैम्स आ रही हैं, और 64 बिट की रैम का मतलब है कि एक सेल के अंदर 64 बिट्स है, तो जाहिर है उसका साइज भी बढ़ गया। आजकल रैम का साइज भी आप देख लो, जीबीज के अंदर 8 जीबी और उससे भी ऊपर जा रहा है। तो थोड़ा बताया था। इसके बाद कंट्रोल बस के अंदर देख लें, कंट्रोल बस कैरीज द इंटेंट ऑफ द प्रोसेसर डेट इट वांट्स टू रीड और राइट। कंट्रोल बस का काम मैंने आपको बताया था कि मुख्तलिफ काम है, ठीक है तो इसकी अलग बसेस, इसकी अलग अलग लाइंस हैं बसेस की, लेकिन हर लाइन का अपना काम है। हर बस के अंदर जितनी भी लाइंस हैं, हर लाइन का अलग काम है, ठीक है ना? ये सिंक्रोनाइजेशन करवाना भी इसका काम एक तरह से, जैसे यहाँ पर एग्जांपल लिखी हुई है कि सिंक्रोनाइजेशन कराना भी इसका काम है। कंट्रोल बस के अंदर एक बस ऐसी है जिसका काम है, कंट्रोल बस के अंदर एक लाइन ऐसी है जिसका काम है सिंक्रोनाइज कराना, सिंक्रोनाइजेशन कराना। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब क्या है? जैसे मैं अभी आपसे बोल रहा हूँ और आप अभी सुन रहे हैं, स्पीकर स्पीक्स एंड द लिसनर लिसन्स। मैं आपसे बोल रहा हूँ और आप अभी सुन रहे हैं, तो ये कम्युनिकेशन हो जाएगी क्योंकि हम सिंक्रोनाइज्ड हैं। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ और अगर आप सुन नहीं रहे, या आप सुन रहे हैं मैं बोल नहीं रहा, तो सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगी, ठीक है? अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप किसी और से बात कर रहे हो, तो सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगी, तो कम्युनिकेशन गैप आएगा। तो ये जो सिंक्रोनाइजेशन है ना, ये सिंक्रोनाइजेशन जो है ना, एक्चुअली प्रिसाइज सिंक्रोनाइजेशन ये जरूरी है, प्रिसाइज सिंक्रोनाइजेशन ये जरूरी है। और ये काम जो है कंट्रोल बस का एक काम, मुख्तलिफ कामों से एक काम ये भी है कि डिवाइसेस की आपस में सिंक्रोनाइजेशन कराते हैं। जैसे जब प्रोसेसर रैम के ऊपर राइट कराने लगेगा तो रैम भी उस वक्त मुतवज्जा होगी प्रोसेसर की तरफ कि भाई जो मुझ पर राइट ऑपरेशन किया जाए। ये ना हो कि वो रैम जो है वो सिंक ही ना हो प्रोसेसर के साथ, तो फिर जो है ना वो रीडिंग राइटिंग का जो अमल है वो फिर जाहिर है वो सही तरीके से हो नहीं सकेगा। इसलिए सिंक्रोनाइज कराना, इसके लिए क्लॉक यूज होती है, क्लॉक, ठीक है? क्लॉक के जरिए डिवाइसेस आपस में सिंक्रोनाइज, क्लॉक का मतलब क्या है? एक बिट भेजी जाती है, वो बिट जो है ना सारी वो बिट सबके पास रिसीव हो जाती है, तो वो हम कहते हैं डिवाइसेस सारी सिंक्रोनाइज्ड हो गई आपस में, ठीक है ना? तो वो बिट्स, जब तक वो बिट्स सबके पास एक रिसीव ना हो उस वक्त सिंक्रोनाइजेशन होती नहीं है। तो ये जो है ना एक्चुअली इसका है। आगे चलते हैं। तो कंट्रोल बस बाय डायरेक्शन है, मैं प्रोसेसर टू मेमोरी भी और मेमोरी टू प्रोसेसर भी। हाँ, ये FFP फ्लिप फ्लॉप की बात, फ्लिप फ्लॉप तो सेव करता है अपने पास, एक बिट को सेव करता है, ठीक है ना? तो सिंक्रोनाइजेशन जो है वो क्लॉक बिट्स होती हैं, पल्सेस जो है वो बिट्स जनरेट होती है। आगे इसके बारे में थोड़ा बहुत वजाहत आएगी क्लॉक के बारे में।
अच्छा, रजिस्टर्स की हम बात कर रहे हैं, रजिस्टर्स, ठीक है। रजिस्टर्स का आपने लैब में भी तस्करा सुन लिया। अब यहाँ पर आप तफसीलात मिलेंगी आपको रजिस्टर्स के बारे में। जो मैं बातें बता रहा हूँ ना, उसको नोट करते जाइएगा, या कम से कम ज़ाहिर है लेक्चर में रिकॉर्ड तो रहती हैं, लेकिन अगर आप लिख लोगे तो अच्छा है अपने पास, क्योंकि प्रोग्रामिंग के अंदर ये जो बातें बता रहा हूँ ना, ये बहुत काम की बातें हैं, और आपके फिर प्रोग्राम में एरर भी नहीं आएंगे। आगे जाके आपको प्रोजेक्ट भी बनाना है। तो रजिस्टर का अगर आपको काम समझ में नहीं आएगा, और रजिस्टर को, इसकी लिमिटेशंस है रजिस्टर्स की, ठीक है। यानी कि रजिस्टर का मतलब है कि कैसे काम करता है, क्या क्या काम रजिस्टर से लिए जा सकते हैं। तफसीलात है बहुत बड़ी इसकी, ठीक है, हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह लेक्चर्स में। अच्छा, द बेसिक पर्पस ऑफ द कंप्यूटर इज टू परफॉर्म ऑपरेशन एंड ऑपरेशंस नीड ऑपरेट्स। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिखाया गया, नीचे जो एनिमेशन चल रही है, यहाँ पर दिखा रहे हैं आपको 3+2 ये ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है। 3+2 का जवाब आ रहा है इसका 5, ठीक है। तो 3 क्या है और 2 क्या है? 3 क्या है और 2 क्या है? 3 और 2 ऑपरेंड हो गए ना, ये ऑपरेंड है, ये ऑपरेंड है। 3 भी ऑपरेंड है, 2 भी ऑपरेंड है। ये क्या है? ऑपरेटर, ठीक है, ऑपरेटर। और 3+2 करेंगे तो ये क्या कहलाएगा? ऑपरेशन, ऑपरेशन, ठीक है, ऑपरेशन हो जाएगा। एडिशन का ऑपरेशन हो रहा है, तो ऑपरेटर ऑपरेंड्स के दरमियान ऑपरेशन परफॉर्म करता है। 3 और 2 ऑपरेंड्स हैं, प्लस जो है ऑपरेटर है, और एडिशन करने के अमल को हम ऑपरेशन कहेंगे। तो ये बात हमें पता है, ठीक है। अब वाई नीड रजिस्टर? रजिस्टर होते क्या है वैसे? रजिस्टर में आपको बताया, शायद पिछली क्लास में बताया होगा, ये सीपीयू के अंदर होते हैं, ठीक है। सीपीयू के प्रोसेसर के, माइक्रो प्रोसेसर के अंदर जो है बिल्ट इन होते हैं रजिस्टर्स, ठीक है। काफी सारे रजिस्टर्स, काफी सारे तो नहीं होते, लिमिटेड होते हैं वैसे, लेकिन ये बिल्ट इन होते हैं, अंदर होते हैं। तो सीपीयू के आपको ऐसे दिखेंगे नहीं, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक कह सकते हैं आप उसमें, या इलेक्ट्रॉनिकली लॉजिकली जो है वो उसके अंदर बनाए हुए होते हैं रजिस्टर्स। तो ऐसी लगी होती हैं, और उसके अंदर बिल्ट इन किया होता है काम। तुम्हारा ये एम्बेडेड चीज होती है, इनसाइड दी सीपीयू होती है, और इसका काम क्या होता है? वैल्यू को टेम्पररी होल्ड करना, वैल्यू को टेम्पररी होल्ड करना, ठीक है। इसे 3+2 का ऑपरेशन है। अब 3+2 जो है, अब ये काम रैम भी तो करती है, रैम का भी काम यही है, वैल्यूज को टेम्पररी होल्ड करना। रैम का भी यही काम है। रैम भी एक्चुअली वैल्यूज को टेम्पररी होल्ड, रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है रैम, इसका भी यही काम है कि टेम्पररी जो है वो वैल्यूज को होल्ड करती है रैम, ठीक है। तो रैम और रजिस्टर्स में क्या फर्क है? जब हमारे पास रैम है तो हम रजिस्टर क्यों यूज कर रहे हैं? जब एक टेम्पररी होल्ड करने के लिए, और बड़ी जगह होती है रैम में, तो 8 GB की अगर रैम लगाइए, 4 GB की रैम लगाइए, तो बहुत बड़ी जगह है, ठीक है। 4 GB की रैम के अंदर हमारे पास है रैम। रजिस्टर्स तो बहुत छोटे होते हैं, तो सीपीयू के अंदर लगे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। ये इनका साइज, हर रजिस्टर का साइज केबीज में होता है, यानी कि एमबी में भी नहीं है, केबी में है, किलोबाइट्स में, ठीक है। एमबी में भी नहीं है, किलोबिट्स में, तो एमबी में भी नहीं है। तो जब हमारे पास रैम जैसी बड़ी जगह मौजूद है टेम्पररी स्टोरेज की, तो हमें सीपीयू के अंदर रजिस्टर की क्या जरूरत है टेम्पररी स्टोरेज की, ठीक है। ये सवाल है, इसका जवाब क्या है? इसका जवाब ये है, देखो 3+2 का ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है। 3 को उठा के आपने रख दिया रैम में, प्रोसेसर ने 3 को उठाया, रैम में रख दिया, 3 रैम में आ गया, ठीक है। 3 को जब रैम में रख दिया, अब इसको प्लस करना है 2 के साथ। लेकिन जब 2 को, बल्कि यूं कर रहे हैं आप कि जब 2 को फोकस करेगा ना, जब 2 को फोकस करेगा तो 3 इसके फोकस से हट जाएगा। दूसरे लफ्जों में, जैसे 3 जो है ना, रखवा तो दी, लेकिन 3, यानी कि यूं समझो कि 3 को टेम्पररी रखवा होता है, तो 3 इसके फोकस से हट जाएगा। अगर जब ये 2 को फोकस करेगा, तो 3 इसके फोकस से निकल जाएगा। यानी कि यूं तो समझो, रैम जो है ना, रैम के अंदर एक वक्त में एक वैल्यू को जो है रखवाया जाएगा। 3 को अगर रखवाया जाएगा, एड्रेस लाइन जब 3 को देखेगी तो एड्रेस लाइन 2 को नहीं देखेगी। अब एड्रेस बस 2 को देखेगी तो एड्रेस बस 3 को नहीं देखेगी। जब दोनों एक वक्त में देख नहीं सकते, तो दोनों को एडिशन कैसे पॉसिबल हो,
ठीक है, दोनों में एडिशन कैसे पॉसिबल हो। ये देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये चीज समझ में आ गई। अच्छा, इन्होंने उमर खान ने जो है ना व्हाट्सएप पे कोई ग्रुप भी बना दिया, तो ज्वाइन कर लीजिएगा जो करना चाहे। तो उन्होंने लिंक भेज दिया है चैट पे जूम के अंदर। अच्छा उमर खान, अपना वो आपने व्हाट्सएप और जो है ना अपना सेल नंबर और ईमेल एड्रेस भी पोस्ट कर दें फेसबुक ग्रुप। अच्छा, तो अब ये 3+2 में हमें एडिशन करनी है। तो कहने का मकसद है एड्रेस बस ना एक वक्त में एक को देखेगा, जब 3 को देखेगा 2 को नहीं देख सकता, जब 2 को देखेगा 3 नहीं देख सकता। तो एडिशन कैसे हो, ठीक है। तो उसके अभी हमें सहारा लेना पड़ता है रजिस्टर्स का, कि एक वैल्यू को 3 को आपने समझे, अगर आपने 3 को रैम में रखवा दिया है, ठीक है, जैसे यहाँ चलो 3 काट दिया, 2 को रैम पे रखवा दिया, तो 3 को आपने रखवा दिया फॉर एग्जाम्पल रजिस्टर में यहाँ। अब 3 रजिस्टर के अंदर है, प्रोसेसर के अंदर, 2 जो है एड्रेस बस रैम के साथ है। अब इसकी एडिशन हो जाएगी, अब 3+2 जो है ऐड हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक ही वक्त के अंदर अब फोकस के अंदर है। 3 जो है प्रोसेसर के अंदर जो रजिस्टर है उसमें, और 2 जो है वो रैम के अंदर। अब दोनों की एडिशन हो जाएगी, वरना ये पॉसिबल नहीं है कि दोनों की एडिशन हो जाए, पॉसिबल नहीं, क्योंकि एड्रेस बस एक वक्त में एक ही को देखेगा, तो दूसरे को देखेगा तो पहला फोकस से निकल जाएगा, क्योंकि रैम के अंदर वो एक ही वैल्यू को रखवा सकेगा एक वक्त में। दोनों वैल्यू को ऐड करने के लिए रैम के अंदर एक ही वक्त में पॉसिबल नहीं है। ये बात समझ में आई जो मैं बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को। रजिस्टर क्यों जरूरी है, इसके बारे में बता रहा हूँ मैं आपको कि रजिस्टर क्यों जरूरी है। इसलिए असेंबली के अंदर कोई भी इंस्ट्रक्शन ऐसी नहीं होगी जिसके अंदर 2 वेरिएबल आए, यानी कि डेस्टिनेशन और सोर्स। 2 वेरिएबल की जगह यूं कह लो कि 2 डेस्टिनेशन और सोर्स दोनों वेरिएबल। डेस्टिनेशन सोर्स का आइडिया है, डेस्टिनेशन किसे कहते हैं, सोर्स किसे कहते हैं, लैब ले चुके हो आप लोग। डेस्टिनेशन सोर्स का आइडिया नहीं है, अच्छा नहीं है डेस्टिनेशन सोर्स का आइडिया। नो सर। अच्छा, मैं अभी आपको बताता हूँ। देखो आपने लिख करवाया होगा ना, मूव x,5। x रजिस्टर का नाम है, 5 एक वैल्यू है जिसको मूव करा रहे हो। तो इसमें डेस्टिनेशन क्या है पता है, किसमें वैल्यू जाएगी, एक्स में वैल्यू जाएगी, बिल्कुल सही कहा। जिस तो हमेशा डेस्टिनेशन ये होता है, जो इंस्ट्रक्शन के साथ लिखा हुआ होता है ना, वो हमेशा डेस्टिनेशन होता है, वैल्यू हमेशा उसमें जाती है, हमेशा। जो भी इंस्ट्रक्शन के साथ लिखा हुआ ना, हमेशा वैल्यू उसमें जाएगी। अब अब क्या हो रहा है, एक्स 5 पे चला गया। 5 क्या था, सोर्स, 5 सोर्स था, डेस्टिनेशन क्या था, एक्स, उसमें चली गई वैल्यू। तो अब एक्स के अंदर 5 आ गया। जैसे अगर मैं लिखता हूँ ना यहाँ पर ऐड, अभी आपने ये लैब में किया होगा ये काम, ऐड एक्स, ऐड करो एक्स कॉमा बी एक्स, ये काम किया लैब में, एडिशन की थी ना, ये काम किया था। तो अब इसके अंदर एक्स के अंदर समझो 5 रखवाया था हमने, बी एक्स के अंदर समझो हमने कोई कमांड चलाई और उसमें बी एक्स के अंदर हमने मूव करा दिया था 2, ठीक है। हमने कमांड चलाई थी मूव बी एक्स कॉमा 2, तो बी एक्स में 2 आ गया था। तो ऐड होगा एक्स कॉमा बी एक्स, यानी कि एक्स में रखा हुआ है 5, बी एक्स में रखा हुआ है 2, तो क्या जवाब आएगा, एडिशन का जवाब क्या आएगा, 5 + 2 7। तो 7 कहाँ आएगा, बी एक्स में आएगा, एक्स में आएगा, रिजल्ट कहाँ आएगा, दोनों के एडिशन करने के बाद जवाब किस में आएगा। आपने एडिशन का तो लैब की थी, तो ये बात बताई नहीं आपको, एडिशन करने के बाद जवाब कहाँ आएगा, न्यू डेस्टिनेशन नहीं,
bx नहीं, फिर साकिब ने आपका भी जवाब गलत है, bx में तो नहीं है। अच्छा, आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट, ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। cx नहीं, जवाब गलत है। शकील आपका जवाब भी है। लैब में यानी कि बहुत मसाइल हुए आपके साथ, लैब में सही नहीं बताया आपको। ये चीज तो सिखानी थी लैब में। देखो ax और bx में दोनों में ऐड करोगे तो जवाब कहाँ आएगा? जवाब कहाँ आएगा? जवाब हमेशा डेस्टिनेशन में आएगा, यानी कि यहाँ। यानी कि x में 5 रखा था, bx में 2 रखा था, 5 + 2 क्या होगा? 7। तो 7 आएगा हमेशा डेस्टिनेशन में x में, जो कि आपकी इंस्ट्रक्शन के बिल्कुल बराबर में लिखा होता है। वो हमेशा डेस्टिनेशन है, कुछ भी होगा रिजल्ट हमेशा उसी में आएगा। यानी कि ओवरराइड हो जाएगा, पहले 5 था, अब यहाँ 7 आ जाएगा। ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आ गई ना कि ऐड करने के बाद हमेशा ऐड करो, सब्ट्रैक्शन करो, मल्टीप्लिकेशन करो, कुछ भी करो, हमेशा डेस्टिनेशन के अंदर रिजल्ट आएगा। और डेस्टिनेशन वो होता है जो कि इंस्ट्रक्शन के फौरन बाद लिखा होता है। ये सही है, ये हमेशा वो डेस्टिनेशन होता है। अगर इसमें कह रहे हैं बीएस भी डेस्टिनेशन है, अच्छा ये लिख रहे हैं बीएस भी तो डेस्टिनेशन है, शकील ने लिखा है। नहीं, बीएक्स डेस्टिनेशन नहीं है। डेस्टिनेशन की सिर्फ एक ही जगह है। देखो, पहला होता है इंस्ट्रक्शन, इसमें ऐड हो, सब्ट्रैक्ट हो, मूव हो, कुछ भी हो, ठीक है। ये आपकी इंस्ट्रक्शन होगी जो कि पहले लिखते हो आप, ठीक है। ऐड लिखो, मल्टीप्लाई लिखो, मूव लिखो, कुछ भी लिखो। इसके बाद जो भी लिखोगे ना, चाहे वो रजिस्टर हो चाहे वो वेरिएबल हो, अगर वेरिएबल लिख रहे हो ए, तो वो हमेशा डेस्टिनेशन होगा, हमेशा और वैल्यू हमेशा डेस्टिनेशन में आएगी। ये बात याद रखना। अब अगर आपने यहाँ पे लिखा ऐड ए कॉमा EX, EX में फॉर एग्जांपल रखा हुआ है 5 पहले से, ए में रखा हुआ है 3, तो 5 + 3 क्या हो जाएगा? 8। और 8 वैल्यू जमा होके कहाँ आएगी? ए में, क्योंकि ए डेस्टिनेशन हो जाएगा, ए ओवरराइड हो जाएगा। बात समझ में आ गई? क्लियर ही वाली चीज, कॉन्सेप्ट। डेस्टिनेशन आपको क्लियर हो गया होगा। डेस्टिनेशन हम किसे कहते हैं? जो फॉरन इंस्ट्रक्शन के बाद, चाहे वो वेरिएबल हो चाहे वो रजिस्टर हो, इंस्ट्रक्शन के फौरन बाद जो चीज लिखी हुई होगी वो आपका डेस्टिनेशन होगा। हमेशा रिजल्ट वही आएगा, चाहे कुछ भी कराओ। अब आप ये काम नहीं कर सकते। मैं जो बताने का मकसद था ये सारी चीजों का, वो ये था कि मैं आपको बताता हूँ कि अब ये जो अगर ये आपको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपकी गलतियां होंगी कोडिंग में। और अब आप कौन सा काम नहीं कर सकते? अगर मैं कराऊं ऐड, एक वेरिएबल मैंने बनाया हुआ है फॉर एग्जांपल ए, एक वेरिएबल मैंने बनाया हुआ है फॉर एग्जांपल बी, ये काम आप असेंबली में नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते पता है? ये काम आप असेंबली में, हालांकि दोनों वेरिएबल है, एक आपने शुरू में वेरिएबल बनाना तो आता है ना। आप वेरिएबल कैसे लिखते हो? ए बाइट, एक बाइट के नाम से एक वेरिएबल बनाया, बाइट टाइप का वेरिएबल है, उसके अंदर आपने स्टोर करा दिया 5। एक वेरिएबल बनाया आपने बी के नाम से, ये भी बाइट टाइप का है, और उसमें आपने स्टोर करा दिया 3। और 5 और 3, एक के अंदर 5 है, बी के अंदर 3 है। अब मैं दोनों को जो है ना वो ऐड करवाना चाह रहा हूँ। हाँ, लिखा हुआ है, शकील ने सही लिखा है। देखो, जब आप एडिशन कराओगे ना, दोनों वेरिएबल है, तो ये हो ही नहीं सकेगा एडिशन। क्यों नहीं हो सकेगा? वो यही वजह जो मैंने अभी बताई। जब ए फोकस में होगा, 3 फोकस में था तो 2 फोकस से निकल गया, 2 फोकस में था तो 3 फोकस से, क्योंकि दोनों चूंकि दोनों को आप कहाँ रखवा रहे थे? रैम में। तो ये वेरिएबल जो है ना वो रैम में जाते हैं, वेरिएबल रैम में जाते हैं हमेशा। तो जब दोनों अगर जो है दोनों ऑपरेंड्स वेरिएबल होंगे तो एक वक्त में एक ही को फोकस करेगा, एक वक्त में दोनों को फोकस कर ही नहीं सकता, क्योंकि जब ए को फोकस करेगा बी फोकस से निकल जाएगा, बी को फोकस करेगा ए फोकस, क्योंकि दोनों रैम में रखे हुए हैं। इसलिए ये हमेशा एरर आएगा। आप असेंबली में चला के देख लेना, ये कमांड एरर देगी, इस तरह की चीजें एरर देंगी। किसी भी इंस्ट्रक्शन में आपने 2 वेरिएबल यूज कर लिए, सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों वेरिएबल है, डेस्टिनेशन भी वेरिएबल है, दूसरा भी जो ऑपरेंड है वो भी वेरिएबल है। तो दोनों का जब आप ऐड करो, कुछ भी करोगे, ऐड करो, मल्टीप्लाई करो, कुछ भी करो,
और भी बहुत सारी इंस्ट्रक्शन है असेंबली में। आप याद रखना आखिरी क्लास तक जितनी भी कोडिंग करोगे पूरे प्रोजेक्ट के अंदर, कभी भी इस तरह पॉसिबल नहीं होगा कि दो ऑपरेंड आप किसी इंस्ट्रक्शन में यूज करो। लोग पेपर में भी गलती करते हैं, मार्क्स काटता हूँ उस पर। दो ऑपरेंड किसी भी इंस्ट्रक्शन में यूज नहीं करेंगे, आप लिख लें अपने पास बात। दो ऑपरेंड ये चलेंगी नहीं, आपकी एरर आएगा, आप चला के भी देख लेना एरर आएगा। और इसकी रीजन मैंने आपको बता दी। रीजन यही है कि जब एक चीज रैम के अंदर फोकस की जाती है, दूसरा फोकस में नहीं होती, दूसरी को रखवाओगे तो पहला फोकस में नहीं होगी, तो दोनों की एडिशन पॉसिबल नहीं है। तो इसका फिर हल क्या है? इसका हल यही है, एक को रखवाओ रजिस्टर में, दूसरे को रखवाओ, दूसरा भले यहाँ रखवा दो। तो आप ये काम कर सकते हो कि ऐड कर दो ax पे कुछ भी रखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल 3 रखा हुआ है, और अगली वैल्यू आप कोई वेरिएबल दे दो, भले एक वेरिएबल है। अब ये सही है क्योंकि इसमें ए जो है वो रैम पे रखा हुआ है, वेरिएबल है, और एक जो है रजिस्टर है जो कि प्रोसेसर के अंदर है। अब इन दोनों का एडिशन हो सकता है। अब सही है, इन दोनों का एडिशन हो सकता है क्योंकि एक सीपीयू के अंदर है और एक रैम में है। अब इन दोनों का एडिशन हो सकता है। ये भी कर सकते हो ऐड, दोनों रजिस्टर रख लो तब भी ठीक है, तब भी प्रॉब्लम कोई नहीं है कि आप लिखते हो ax, bx, ये भी सही है, ठीक है। इन दोनों का एडिशन भी पॉसिबल है। और वैल्यू कहाँ आएगी ऐड होने के बाद? वैल्यू कौन से रजिस्टर में आएगी? आपने लिखा ऐड ax, bs, जो वैल्यू ऐड होगी उसका जवाब किस में आएगा? ax में। बिल्कुल सही बताया, हाँ x में बिल्कुल सही बताया, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया। डेस्टिनेशन में हमेशा रिजल्ट आता है। डेस्टिनेशन में जो वैल्यू होगी ओवरराइट हो जाएगी और हमेशा रिजल्ट उसमें आएगा। और ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी, किसी भी इंस्ट्रक्शन के अंदर दो वेरिएबल यूज नहीं होंगे किसी भी असेंबली लैंग्वेज में। आप देख लेना आखिर तक पूरे कोर्स में हम कहीं पर भी दो वेरिएबल किसी एक इंस्ट्रक्शन में यूज नहीं करेंगे। सर 2 रजिस्टर साथ रखें, 2 रैम साथ रख सकते हैं? 2 रजिस्टर बिल्कुल साथ रख सकते हैं, ये बिल्कुल वैलिड इंस्ट्रक्शन है। और 2 रैम रख सकते हैं सर? 2 रैम तो अलग अलग है, ये अलग रजिस्टर है, ये अलग रजिस्टर है, तो दोनों फोकस में आ जाएंगे। लेकिन एक दोनों रैम के अंदर दोनों वेरिएबल हो, ये पॉसिबल नहीं। उसकी रीजन मैंने आपको बता दी है। ओके सर। आपने ये तो लिखा है ना कमांड शो डम रजिस्टर, ये किया है ना? कॉल डम रजिस्टर, शो नहीं कॉल डम रजिस्टर किया है लैब में? ये तो किया होगा, ये खाली पहले लैब में बताया किया है कॉल डम रजिस्टर, ये फंक्शन कॉल किया होगा। राइट किया है सर, कॉल किया है। तो इसके अंदर भी जैसे आप लिखोगे ना कॉल डम रजिस्टर, तो सारे रजिस्टर दिखाया था, EAX, EBAX, EC देखा था, सारे रजिस्टर दिखा देता है। तो डम रजिस्टर को समझा दो। डम रजिस्टर यार, ये डम रजिस्टर ना इरवाइन ने एक रेडीमेड फंक्शन बनाया है। इरवाइन ऑथर है बुक के, उन्होंने की लाइब्रेरी आपने इंस्टॉलेशन में देखा होगा ना, इसको इंस्टॉल किया होगा। तो डम्प रजिस्टर उनका एक रेडीमेड फंक्शन है। डम्प रजिस्टर ये काम करता है माइक्रो प्रोसेसर के अंदर जितने रजिस्टर है ना, EAX, EBAX, ECAX, CDS, ESI, EDI, जितने भी रजिस्टर हैं उन सबकी वैल्यूज को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर देता है। इसका कोड बहुत बड़ा होगा, असेंबली में लिखना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा, तो इसलिए एनवायरन ने रेडीमेड फंक्शन बना के रखा हुआ है। ये रेडीमेड फंक्शन है डम्प रजिस्टर। उसमें आपने लिखा कॉल डम्प रजिस्टर, वहां जाके आप EAX की वैल्यू देख लेना, ठीक है। EAX के अंदर जो आपने अगर 2+5 करा है और EAX के अंदर देखना वो 7 का जवाब EAX के अंदर रखा हुआ होगा। EAX और AX जो है ना वो एक ही चीज है, थोड़ा सा फर्क है, वो आपको समझा दूंगा क्या फर्क है अभी आगे। कोडिंग में सारी चीजें समझाऊंगा मैं इंशाल्लाह। आपको कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी जो आपको क्लियर ना हो कोडिंग में। क्या इंशाल्लाह आपको कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी जो क्लियर ना हो, लेकिन अभी मैं वहां पर पहुंचा नहीं हूँ, तो इंशाल्लाह पहुंचूंगा तो आपको सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। बस ये है कि लैब के अंदर परफॉर्म आप जरूर करते जाए, चाहे समझ में नहीं भी आ रहा, परफॉर्म जरूर करते जाए। बाकी सब चीजें आपको समझ में आ जाएंगी इंशाल्लाह, कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी जो समझ में नहीं आएगी। वैसे तो मैंने कम्युनिकेट कर दिया, आपकी सारी बातें जो आपने बताई थी आगे कम्युनिकेट कर दी है। तो लैब के अंदर जो है वो
ये बातें खैर लैब में बताने वाली थी जो मैंने आपको यहाँ बताई हैं, लेकिन ये मैं चूंकि इस कोर्स के अंदर जो है ना वो कोडिंग का ही ज्यादा काम है, तो वो पूरा डिटेल के अंदर इंशाल्लाह समझाऊंगा मैं आपको। और हर चीज के पीछे एक रीजन है। जैसे यहाँ पर एक रीजन है ना भाई, 2 वेरिएबल यूज नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? रीजन मैंने आपको बता दिया, इसलिए नहीं कर सकते। ठीक है, तो हर चीज की रीजनिंग पता होगी ना, फिर आपको कोड करोगे कभी गलतियां नहीं आएंगी, वरना आप गलती कर रहे होगे, कोई एक इंस्ट्रक्शन में 2 वेरिएबल डाल दिए तो फिर आप गलतियां करोगे उसमें। तो अगर आपको रीजनिंग पता होगी, बैकग्राउंड में क्या रीजन है, किसके पीछे, फिर आपके लिए कोई मसला नहीं है। अच्छा, ये रजिस्टर्स के बारे में पढ़ रहे थे। वाई नीड रजिस्टर, ठीक है, वो वाई नीड रजिस्टर का आपको पता चल गया। रजिस्टर हम क्यों यूज करते हैं, इसको इस्तेमाल करना तो हमारे लिए अच्छा जरूरी है, क्योंकि रजिस्टर के बगैर तो हम काम कर ही नहीं सकते, 2 वेरिएबल्स यूज ही नहीं कर सकेंगे हम, तो रजिस्टर तो लाजमी चाहिए। ठीक है, वेरिएबल के बगैर काम चल जाएगा। मैं इस तरह के प्रोग्राम देता हूँ पेपर में कि वेरिएबल के बगैर काम लिख के दिखाओ, या वेरिएबल के साथ लिख के दिखाओ, या इस तरह नहीं। मैं कॉन्सेप्ट चेक करता हूँ, आप लोग कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है कि नहीं है ना, आपको हर चीज का आइडिया है कि नहीं। तो वो उसकी चेकिंग के लिए मैं कोई भी चीज गलत भी देता हूँ, पूछता हूँ कि गलतियां बता दो क्या की है भाई मैंने, इस कोड में क्या गलतियां की है मैंने। ठीक है, इस तरह के सवाल आते हैं लॉजिकल, तो हर चीज का लॉजिकल रीजनिंग आपको पता होनी चाहिए, बैकग्राउंड में क्या चीज है। अच्छा, कंसीडर द एडिशन ऑपरेशन इन इट, वही बात ही सारी बात जो मैंने आपको भी बताई है, सारी बात यहाँ लिखी हुई है कि जब पहला सिलेक्ट करेगा, 3 फोकस में किया था तो पहला ऑपरेंड 2, पहले यहाँ से कर लेते हैं ना, यहाँ लिखा जब सेकंड ऑपरेंड फोकस में था तो पहला जो है वो फोकस से निकल गया, जब दूसरा फोकस में किया तो पहला फोकस से निकल गया, पहला किया दूसरा फोकस से निकल गया। तो इसके लिए हमें चाहिए होती है रजिस्टर। रजिस्टर के अंदर एक वैल्यू रखवा दो, एक वैल्यू रैम में रखवा दो, और फिर दोनों के दरमियान जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो कर दो। ठीक है, यहाँ पर ये बात लिखी है। और अगर आप रजिस्टर वर्सेस मेमोरी को करोगे तो यहाँ पर कंपैरिजन दिखाया गया है कि रजिस्टर और मेमोरी में क्या ताल्लुक है। ठीक है, तो बता जाहिर है, जैसे मैंने आपको बताया कि मेमोरी इज लिमिटेड है, लिमिटेड रिसोर्स, बट द नंबर ऑफ मेमोरी सेल इज लार्ज। मेमोरी आपकी बहुत बड़ी होती है, जीबीज में होती है, सेल्स बहुत ज्यादा है। रजिस्टर जो है वो बहुत कम होते हैं। ठीक है, रजिस्टर ज्यादा नहीं है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा जनरल पेपर कौन कौन से रजिस्टर है, क्योंकि हम इंटेल का आर्किटेक्चर पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको रजिस्टर पे दिखाऊंगा। अच्छा, ये लेस देन अ मिनट दिखा रहा है, मीटिंग डिस्कनेक्ट होने वाली है, तो मैं दोबारा कनेक्ट करता हूँ।